तो देखिए 2017 तक हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वर्ष 2017 तक का हम लोग खत्म कर लिए। कल यानी 2017 का लास्ट वीडियो था, कल 2017 पूरा खत्म हो गया। आज हम लोग 2018 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो भी हिस्ट्री के कितने प्रश्न देख लेते हैं। 50 गो प्रश्न है, तो 50 गो है, जहाँ तक पहुँचेगा वहाँ तक पढ़ाएंगे आज। देखिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 2018 का स्टार्ट कर। देखिए सबसे पहला प्रश्न कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, सबसे पहले ये जानिए हड़प्पा सभ्यता है क्या। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम है, मूल नाम क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका पहला खोजा गया नगर जो था वो कौन था, हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था, हड़प्पा, याद रखेगा। और हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किया था, राय बहादुर दयाराम साहनी। उसके बाद याद रखेगा हड़प्पा सभ्यता इसको इसीलिए कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके सभी नगर जो भी मिले सब सिंधु एवं उसके सहायक नदी के किनारे मिलती है। सिंधु एवं उसके सहायक नदियों के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का सारे नगर मिले हैं। और सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है, तो बात करते हैं सिंधु एवं उसके सहायक नदी। तो याद रखिएगा आज आप लोग का क्लास बंद है, 10 तारीख से आइएगा। सिंधु एवं उसके सहायक नदी कौन कौन है, तो सिंधु झेलम चेनाब रावी सतलुज ब्यास। क्या हो जाएगा, सिंधु झेलम चेनाब रावी सतलुज ब्यास। हाँ सिंधु झेलम चेनाब और रावी सतलुज ब्यास, याद रखेगा। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन कौन है, सिंधु झेलम चेनाब रावी सतलुज ब्यास, ये सिंधु नदी की सहायक नदियां है। कौन कौन, सिंधु झेलम चेनाब और रावी सतलुज ब्यास, ये सिंधु की सहायक नदी है, ठीक है। इसके सभी नगर इसी नदी के किनारे ही मिले, कोई सिंधु नदी के किनारे है, कोई सतलुज नदी के किनारे है, कोई चेनाब नदी के किनारे है, ठीक है। तो क्या बात हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ऑप्शन में दिया हुआ है लौह युग, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कांस्य युग, ऑप्शन सी में और ब दोनों, और ऑप्शन डी में क्या है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। देखिए तो क्या कहता है, लौह युग, कांस्य युग और ब दोनों, और क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी, तांबा की। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु की खोज किया, तांबा की। और सबसे पहले प्रयोग किया गया धातु कौन है, तांबा। और तांबा की खोज हुई थी प्राचीन काल यानी प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में तांबा की खोज हुई थी। उसके बाद आया प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आधे ऐतिहासिक काल। तो आधे ऐतिहासिक काल में कांसा की खोज हुई, मतलब तांबा और टीन की खोज हुई आधे ऐतिहासिक काल में। और तांबा और टीन को जो मिलाने से जो मिश्र धातु बना उसको क्या कहा गया, कांसा। तांबा और टीन को मिलाने से जो मिश्र धातु बना उसको क्या कहा गया, कांसा। तो आधे ऐतिहासिक काल को ही कांस्य युग कहा जाता है क्योंकि इसमें कांसा की खोज हुई थी। और कांसा किससे बना होता है, तांबा और टीन के मिश्रण से। तांबा और टीन के मिश्रण से बनने वाला धातु क्या है, कांसा। कौन, कांसा। इसीलिए आधे ऐतिहासिक काल को ही कांस्य युग कहा जाता है, कांस्य युग। तो हड़प्पा सभ्यता इस युग की सभ्यता है ना, कहता है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, कांस्य युग की। किस काल की, आधे ऐतिहासिक काल की। कहेगा काल तो आधे ऐतिहासिक काल है, युग तो कांस्य युग, याद रखेगा। हड़प्पा सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता एवं कांस्य युग की। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समय है कब से कब तक है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का समय है। और इसमें वैदिक सभ्यता भी आता है आधे ऐतिहासिक काल में, यानी कांस्य युग में ही वैदिक सभ्यता आता है। तो वैदिक सभ्यता का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय है वैदिक सभ्यता का। और वैदिक सभ्यता को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक हो जाता है ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल का जो समय हो जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का जो समय हो जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग्वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई, ऋग्वेद की। किस वेद की, ऋग्वेद की। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में किस वेद की रचना हुई, तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की रचना किस काल में हुई, उत्तर वैदिक काल में, याद रखेगा। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इतना तक किसी को कोई दिक्कत, जितना बोले हैं उतना समझ लीजिए। तो किस काल की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की। किस, आधे ऐतिहासिक काल की और कांस्य युग की। और यहाँ है लौह युग। तो लौह युग में लोहा की खोज हुई थी क्योंकि आधे ऐतिहासिक काल में यानी कांस्य युग में लोहा की खोज नहीं हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का ज्ञान नहीं था। क्योंकि लोहा की जो खोज हुई थी कब हुई थी,
लौह युग में, यानी ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई थी। और ऐतिहासिक काल का समय पूछेगा यानी लौह युग का, तो क्या हो जाएगा, लौह युग का समय पूछेगा। लौह युग या ऐतिहासिक काल कहता है लौह युग का समय कब से कब तक है, वो तो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कांस्य युग के समय बताया है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता, और वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ये कांस्य युग में आते हुए दोनों सभ्यता। लौह युग का समय पूछेगा तो क्या हो जाएगा 600 ईसा पूर्व से यानी 600 बीसी से 712 ईस्वी, 712 एडी लिखे। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, एडी का मतलब ईस्वी, यानी बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है ये, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद है। एडी मतलब एनो डोमिनी, या बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, उसके बाद एडी मतलब एनो डोमिनी। तो 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक क्या है, लौह युग का समय है, यानी ऐतिहासिक काल का समय कब से कब तक है पूछेगा। ऐतिहासिक काल का जो काल है कब से कब तक है, तो 600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक, ईसा पूर्व से ईस्वी, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक किसका काल है, लौह युग का। और लौह युग में किसकी खोज हुई, लोहा की, इसीलिए ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा जाने लगा। कहेगा ऐतिहासिक काल को लौह युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस काल में लोहा की खोज हुई। किसकी खोज, लोहा की खोज। तो आपसे ये भी पूछेगा लोहा की खोज किस काल में हुई, तो आप क्या कहिएगा, ऐतिहासिक काल में। कहेगा लोहा की खोज किस काल में हुई, ऐतिहासिक काल में। कहेगा कांसा की खोज किस काल में हुई, तो कांसा की खोज हुई थी किस काल में, तो कांसा की खोज हुई थी आद्य ऐतिहासिक काल में। किस काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में। कहेगा टीन की खोज किस काल में हुई, आद्य ऐतिहासिक काल में। तांबा की खोज किस काल में हुई, प्रागैतिहासिक काल में। तांबा की खोज प्रागैतिहासिक काल, टीन की खोज आद्य ऐतिहासिक काल। और तांबा और टीन को मिलाने से क्या बना, कांसा। तांबा और टीन को मिलाने से क्या बना, कांसा। तो इस दिन कांसा की खोज कब हो गई, आद्य ऐतिहासिक काल को, इसीलिए आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युग कहा जाने लगा, क्योंकि इस काल में कांसा की खोज हो गई थी। तांबा और टीन को मिलाने से जो मिश्र धातु बना उसी को कांसा कहा जाने लगा। उसके बाद ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई। लोहा की खोज किस काल में हुई, ऐतिहासिक काल में। और ऐतिहासिक काल का समय 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक है, और इसीलिए ऐतिहासिक काल को लौह युग कहा जाने लगा। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछता है सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो लोहा का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई ही थी, ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई। तो लोहा का ज्ञान सिंधु घाटी सभ्यता को था नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। तो क्या हो जाएगा, लौह युग भी दिया हुआ है, कांस्य युग भी दिया हुआ है, और बात दोनों है। और उसके बाद है क्या, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की। तो ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एक का क्या हो जाएगा, बी याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी, किस युग की, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की। पूरा समझा दिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर हम चर्चा कर देते हैं, थोड़ा रुक जाइए। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, तो देखिए दूसरा क्या, ए में क्या दिया हुआ है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ए में दिया है सिंधु, क्या है, सिंधु। और बी में क्या है, बी में दिया हुआ है व्यास। ये सब सिंधु नदी की सहायक नदी है, व्यास। सी में क्या है, सतलज, हाँ सतलज है, सी में है सतलज। और डी में क्या है, रावी। तो देखिए समझिए, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो और चनहुदरो, मोहनजोदड़ो के अलावा क्या हो जाएगा, चनहुदरो, ये सिंधु नदी के किनारे है। सतलज नदी के किनारे क्या है, रोपर। रोपर किस नदी के किनारे, सतलज। रावी नदी के किनारे हड़प्पा। तो देखिए कह रहा है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा स्थित है किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। याद रखेगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में किया था। किस प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। जिला पूछेगा तो मांटगोमरी, क्या, मांटगोमरी जिला, यानी पाकिस्तान के पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज हुई थी। तो यही क्वेश्चन कहता है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या हो जाएगा, रावी। क्या हो जाएगा, रावी। तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दो का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। और कहेगा सतलज। तो रोपड़ किस नदी के किनारे है, रोपड़। और रोपड़ ये पंजाब, तो ये रोपड़ पंजाब में है, तो ये पंजाब भारत वाला पंजाब है। हड़प्पा पाकिस्तान वाला पंजाब में, हड़प्पा
पाकिस्तान वाला पंजाब में है, जबकि रोपर जो है भारत वाला पंजाब में। रोपर किस राज्य में? पंजाब में। और वो किस पंजाब में? तो भारत के पंजाब में। रोपर पंजाब, यहाँ पर लिख देते हैं पंजाब, और ये पंजाब का है भारत वाला पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा पंजाब भारत में, और ये जो है पंजाब में है, लेकिन ये पाकिस्तान के पंजाब में। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब में, लेकिन ये पाकिस्तान के पंजाब में। कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब में है रोपर। जाए क्या कहते हैं? हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे, रावी। और रोपर कहाँ है? पंजाब में, लेकिन ये भारत वाला पंजाब में है। रोपर भारत वाला पंजाब में है, और रोपर किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। याद रखिएगा रोपर किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे है रोपर। उसके बाद मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। और चनहुदरो, ये चनहुदरो भी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो एवं चनहुदरो ये दोनों सिंधु नदी के किनारे। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो एवं चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे, और ये दोनों का नगर कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो, चनहुदरो, हड़प्पा ये सब पाकिस्तान का है। तो हड़प्पा हो गया पंजाब प्रांत में, और मोहनजोदड़ो, चनहुदरो सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है उसी प्रांत में कौन? मोहनजोदड़ो एवं चनहुदरो। मोहनजोदड़ो एवं चनहुदरो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुआ था, किसके द्वारा? तो याद रखिएगा आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी द्वारा। और कहेगा चनहुदरो की खोज कब हुई थी? तो चनहुदरो की खोज कब हुई थी? 1931 में। कब? 1931 में चनहुदरो की खोज हुई थी। किसके द्वारा? जे.एच. मैके। किसके? जे.एच. मैके। उसके बाद क्या हो जाएगा? एक और हो जाएंगे। चनहुदरो की खोज कौन क्या था? जे.एच. चनहुदरो की खोज 1931 में किसके द्वारा किया गया था? एन.जी. मजूमदार और जे.एच. मैके। कौन कौन? एन.जी. मजूमदार और जे.एच. मैके ने चनहुदरो की खोज किया था। कौन? आपसे पूछेगा चनहुदरो की खोज किसने किया, तो कहिएगा एन.जी. मजूमदार। और एन.जी. मजूमदार कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, ऑप्शन में दे देता है जे.एच. मैके। तो क्या हो जाएगा? जे.एच. मैके। याद रखेगा। तो सबसे ज्यादा पर पूछेगा एन.जी. मजूमदार। ठीक है, 1931 में एन.जी. मजूमदार। और किसके द्वारा? चनहुदरो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और चनहुदरो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो दो का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। याद रखेगा हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो 2 नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। और ये रोपर, तो रोपर की खोज 1950 में बीबी लाल ने किया था। कौन? ये दो का बताया, तो इसको भी बता देते हैं। रोपर की खोज 1950 में बीबी लाल ने किया। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। चनहुदरो की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने किया। कभी कभी एन.जी. मजूमदार ऑप्शन में नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? जे.एच. मैके। क्या हो जाएगा? जे.एच. मैके। और रोपर की खोज 1950 में बीबी लाल द्वारा किया गया। रोपर कहाँ है? भारत के पंजाब में, जबकि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, याद रखिएगा रोपर सतलज नदी किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो चनहुदरो सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, तो 2 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए क्या कहता है। लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुजरात, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ब्यास, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सतलज, और ऑप्शन डी में है रावी। जा क्या कहते हैं? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है गुजरात, बी में पश्चिम बंगाल, और सी में क्या है? राजस्थान, और डी में पंजाब। तो क्या हो जाएगा? लोथल कहाँ है? हाँ, 3 का ऑप्शन लिखते हैं। 3 में क्या कहता है? लोथल कहाँ स्थित है? तो ए में क्या है? गुजरात। ए में क्या है? गुजरात। और बी में क्या है? बी में दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बी में है। और सी में क्या है? राजस्थान। राजस्थान सी में है। और डी में क्या हो जाएगा? तो डी में जो है क्या है? डी में है क्या कहते हैं? पंजाब। पंजाब। तो बात को समझिए, क्या कहता है? लोथल किस राज्य में? लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल यहाँ है। लोथल, रंगपुर, लोथल और रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। याद रखेगा। राजस्थान में क्या है? कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा। पश्चिम बंगाल में कोई नगर नहीं मिला है अभी। पंजाब, तो पंजाब में हड़प्पा, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा। याद रखेगा पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, भारत के पंजाब में रोपर। भारत के पंजाब में रोपर और पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा। तो ये पंजाब दिया है, तो ये पाकिस्तान का एक पंजाब दिया है, तो हड़प्पा लिखे हड़प्पा। ठीक है, याद रखेगा हड़प्पा। तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में। याद रखेगा लोथल कहाँ है? गुजरात में। और लोथल की खोज किसने किया था? रंगनाथ राव। लोथल की खोज किसने किया? रंगनाथ राव। कब किया? 1957 में। याद रखेगा लोथल की खोज
लोथल की खोज क्या कहते हैं, लोथल की खोज 1957 में हुआ था रंगनाथ राव, क्या रंगनाथ राव द्वारा लोथल की खोज कब हुई 1957 में। और कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा पूछेगा, मोहनजोदड़ो पूछेगा नदी किनारे, लेकिन लोथल भी पूछ दिया जाता है क्योंकि लोथल क्या था, लोथल भी एक प्रमुख शहर था क्योंकि यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन था, लोथल कहिएगा। ये भी पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ, भोगवा। ये भी पूछ दिया जाता है कि लोथल की, ये बार बार पूछा भी गया है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर कौन था, लोथल। बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है, लोथल से, इसीलिए ये प्रमुख माना जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा बार इससे इंपोर्टेंट यही है कि क्या कहता है, यहाँ से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। का बंदरगाह, यानी बंदरगाह कहने का मतलब क्या हो गया, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड गोदीपाड़ा उसी का नाम है। बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला है। लोथल की खोज 1957 में किया रंगनाथ राव ने। कौन, रंगनाथ राव। इधर है रंगपुर, तो रंगपुर भी गुजरात में, क्या है, रंगपुर गुजरात में। तो रंगपुर की खोज हुई थी 1953-54। याद रखेगा रंगपुर की खोज कब हुई, 1953-54। इसके भी खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। दोनों का खोज अलग अलग समय में हुआ लेकिन खोजकर्ता एक ही है। याद रखिएगा दोनों का खोज अलग अलग हुआ। लोथल का खोज 1957 में हुआ, रंगनाथ राव ने किए। और रंगपुर की खोज 1953-54 में हुआ, लेकिन इसकी भी खोज कौन किया, रंगनाथ राव। लोथल एवं रंगपुर के खोजकर्ता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रंगनाथ राव। क्या हो जाएगा, रंगनाथ राव लोथल एवं रंगपुर के खोजकर्ता है। और रंगपुर कहेगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये महाबर नदी के किनारे। कहाँ, महाबर नदी के किनारे। याद रखेगा रंगपुर किस नदी के किनारे, महाबर नदी के किनारे। और लोथल भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। याद रखेगा लोथल बंदरगाह शहर था, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर था। अब देखिए कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में, किस राज्य में, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया। क्या होता है, काले रंग की चूड़िया कालीबंगा का अर्थ होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और कालीबंगा की खोज कब हुई थी, 1953 में। किसके द्वारा, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, क्या हो जाएगा, अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज किसने की, अमलानंद घोष। कौन हो जाएंगे, अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज के कब, 1953 में। कब, 1953 में। कालीबंगा की खोज ये भी पूछ दिया जाता है, कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष द्वारा किया गया। और किस नदी के किनारे, सरस्वती। कौन, सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे कालीबंगा की खोज हुआ था। हड़प्पा बताए, हड़प्पा 1921 में खोजा गया राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा, रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था, हड़प्पा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाने लगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, जितना समझाया है। तो लोथल कहाँ हो जाएगा, गुजरात में। लोथल गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में, हड़प्पा पंजाब में। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, क्या कहते हैं, रोपड़ भारत के पंजाब में। और रंगपुर कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर गुजरात में। मोहनजोदड़ो चनूदड़ो सिंध में, ठीक है, याद रखेगा। तो लोथल कहाँ है, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 3 तक किसी को कोई दिक्कत है, 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। लोथल कहाँ है, गुजरात में। रंगपुर कहाँ है, गुजरात में, याद रखेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था कौन, तभी बताया। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किया था, कौन किया था, राखालदास बनर्जी, आरडी बनर्जी। यानी आरडी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किए थे 1922 में। उत्खनन उसी ने करवाया था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में क्या है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया, यही ना, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था कौन। तो ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी। कौन हो जाएगा, दयाराम, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। बी में क्या है, तो बी में जॉन मार्शल है, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल इनका नाम है, जॉन मार्शल। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद बने थे, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी में जो दिया हुआ है आरडी बनर्जी, क्या है, आर डी बनर्जी, आरडी बनर्जी। और डी में क्या है, क्या कहते हैं, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट, आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आर एस बिस्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, बताओ। आर एस बिस्ट का पूरा नाम क्या हो जाएगा, आर एस बिस्ट का, आर एस बिस्ट का पूरा नाम हो जाएगा रविंद्र सिंह बिस्ट। यार आर एस बिस्ट का पूरा नाम रविंद्र सिंह बिस्ट, याद रखेगा। तो दयाराम साहनी ने क्या किया, दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे।
हड़प्पा। कब? 1921 में। कब? 1921 में हड़प्पा की खोज की है। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। पुरातत्व इन्हीं के समय में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज इन्हीं के समय में हो गई थी। इसीलिए सबसे ज्यादा बार पूछेगा हड़प्पा सभ्यता की खोज के समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। क्या हो जाएंगे? जॉन मार्शल। याद रखेगा, जॉन मार्शल। ठीक है, तो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। ये अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद बने थे। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद उसके बाद आर.डी. बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी किसका खोज किए? मोहनजोदड़ो की। को मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। कब? 1922 में। उसके बाद है आर.एस. बिष्ट। आर.एस. बिष्ट कहने का मतलब क्या हो गया? रविंद्र सिंह बिष्ट। कते का लड़का इसको भी छोड़ दिया, कहेगा बनवाली की खोज कौन किया, और कहीं दे दिया आर.एस. बिष्ट। तब रविंद्र सिंह बिष्ट पढ़े, लेकिन आर.एस. बिष्ट देगा शॉर्टकट आर.एस. बिष्ट। तो याद रखेगा रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाएगा। बनवाली की खोज किए थे। बनवाली, बनवाली की खोज किसने किया? रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट बनवाली की खोज करता है। बनवाली की खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब? तो 1973-74, 1973-74, 1973-74 में बनवाली की खोज किए थे। कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखेगा बनवाली की खोज करता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। याद रखेगा बनवाली की खोज करता पूछेगा आर.एस. बिष्ट। कौन? आर.एस. बिष्ट। तो क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। आर से क्या हो जाएगा? राखल, डी से दास और बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कब की है? 1922 में। कब? 1922 में। याद रखेगा मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध में। कौन? मोहनजोदड़ो। आर.डी. बनर्जी ने इसका उत्खनन किया था 1922 में। उसके बाद है दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। किसकी? हड़प्पा की। कहा है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे। कब? 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया नगर हड़प्पा था। ठीक है, और हड़प्पा से आर्य-37 का भी स्थान भी मिले। ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। मटर व तिल की खेती का प्रमाण, पत्थर के सीसर वयोनी, ये सब हड़प्पा से मिले। इसको याद रखेगा। मोहनजोदड़ो से सबसे अधिक बार पूछेगा शिलाजीत का प्रमाण। शिलाजीत का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कहेगा दाढ़ी वाले मनुष्य की प्रतिमा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मेसोपोटामिया के मोहरे 1398 मोहरे, ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। याद रखेगा। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उतना बोलेंगे आप लोग से याद नहीं रहेगा, ना लिखाया गया, इतना स्पीड में बोला जाता है। देखिए जॉन मार्शल क्या? तो जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। जब हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज के समय पूछेगा पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। और आपसे एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के खोज के समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन? सर जॉन मार्शल। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद ये बने थे। याद रखेगा। तो आपसे पूछेगा हड़प्पा की खोज के समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन थे? जॉन मार्शल। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। ठीक है, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया। यहाँ जॉन मार्शल है, तो जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर हो जाएंगे। कौन? जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे। और सर जॉन मार्शल ने ही क्या कहते हैं? सर जॉन मार्शल ने अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर कब आकर ये घोषणा किए थे कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सर जॉन मार्शल ने किस वर्ष विश्व स्तर पर आकर ये घोषणा की कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। ये कब आकर घोषणा की? तो 1924 में। याद रखेगा 1924 में सर जॉन मार्शल ने विश्व स्तर पर सिंधु घाटी सभ्यता को रखा। यानी रखने का मतलब क्या हो गया? पूरे विश्व में ये जना दिए कि भारत में एक प्राचीन सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता। ठीक है, तो सर जॉन मार्शल ने ऐसे घोषणा कब की? 1924 में। कब? 1924 में। याद रखेगा कब? 1924 में। और पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे कौन? सर जॉन मार्शल। इन्हीं के समय में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। आर.डी. बनर्जी, तो आर.डी. बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए। मोहनजोदड़ो की खोज कौन की? आर.डी. बनर्जी, राखादास बनर्जी। रविंद्र सिंह बिष्ट, तो रविंद्र सिंह बिष्ट बनवाली की खोज किए थे। बनवाली। क्या? बनवाली की खोज कौन किया है? रविंद्र सिंह बिष्ट। आर.एस. बिष्ट। कब किए? 1973-74 में। याद रखेगा 1973-74 में आपसे पूछेगा बनवाली की खोज कौन किए थे? रविंद्र सिंह बिष्ट। कब किए? 1973-74 में। कब? 1973-74 में बनवाली की खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन? रविंद्र सिंह बिष्ट। और बनवाली से मिलने वाले पुरातत्व में से एक सबसे इंपोर्टेंट पूछेगा मिट्टी के बैलगाड़ी कहाँ से मिला है? कहेगा हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बैलगाड़ी का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनवाली से। याद रखेगा मिट्टी के बैलगाड़ी, मिट्टी के खिलौने,
कहाँ से मिला है? बनवाली से। बनवाली से मिट्टी के बैलगाड़ी, ये बार बार पूछा जाता है, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बैलगाड़ी कहाँ से मिला है? बनवाली से। और एक और पूछेगा चक्राकार अंगूठिया। चक्राकार अंगूठिया कैसा होता है? ऐसे, ये चक्राकार अंगूठिया हो गया, ये चक्राकार अंगूठिया है। इसका प्रमाण कहाँ से मिला? चक्राकार अंगूठिया का प्रमाण जो मिला है कहाँ से? बनवाली से। आपसे ये भी पूछेगा चक्राकार अंगूठी का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनवाली से। याद रखेगा, चक्राकार अंगूठी बनवाली से। क्या कहेगा? मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बैलगाड़ी बनवाली से। कहेगा मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मतलब बंसी, क्या हो जाएगा? मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला? बनवाली से। इसको याद रखेगा। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? राखल दास बनर्जी। और बनवाली है कहाँ? हरियाणा में। क्या ना? हरियाणा में। याद रखेगा, बनवाली हरियाणा में है। बनवाली खोज 1973-74 में, 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। तो 4 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या कहता है? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? रविंद्र आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन जो किए थे राखल दास बनर्जी ने 1922 में। 1922 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर.डी. बनर्जी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। आगे बढ़े, 4 नंबर तक किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो सबसे पहले ऑप्शन लिखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 का ए में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। इंडिका के लेखक कौन है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ए में है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम तब तक कमेंट में बताओ, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? कौटिल्य। ए में दिया हुआ है कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम बताइए। बी में क्या है? हम तब तक लिखते हैं ऑप्शन। कौटिल्य का अन्य नाम बताओ। बी में मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। और ये भी बताओ मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? ये बताओ मेगास्थनीज किसका राजदूत था? बताओ तब तक, जब तक हम लिखते हैं तब तक आंसर आ जाना चाहिए। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? किसके दरबार में आया था? उसके बाद है अलबरूनी। सी में क्या है? अलबरूनी। अलबरूनी। और डी में क्या है? डी में इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। हिंदी में लिखिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कौटिल्य। तो कौटिल्य का अन्य नाम बताओ, क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य विष्णुगुप्त। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य का अन्य नाम है। तो चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज किसका राजदूत था बताओ? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक क्या हो जाएगा? इंडिका। क्या हो जाएगा? इंडिका। अलबरूनी का लिखा गया पुस्तक क्या है? तो अलबरूनी किताबुल हिंद। क्या हो जाएगा? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। हाँ सही है। देखो क्या कहता है? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कब आया था? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में आया था। 298 ईसा पूर्व में चला गया जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई तब। तो कौटिल्य, तो कौटिल्य ने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और राजनीति पर आधारित पहली पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्र। याद रखेगा, राजनीति पर आधारित पहली पुस्तक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य। और इस अर्थशास्त्र से और इंडिका से जो जानकारी मिलती है, अर्थशास्त्र और इंडिका से, मौर्य वंश के बारे में। किसके? मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। कहेगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज के इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो क्या कहिएगा? मौर्य वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में। याद रखेगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। और कौटिल्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य या कौटिल्य। उसके बाद मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज जो था राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया, हेलेना या कार्नेलिया, उससे विवाह किसका हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के। जब 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। ऐसे भी पूछ देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। और उसी को हराने के उपलक्ष्य जब हराया तो क्या कहते हैं? जीतते हैं ना, जो जीता उसके बाद हारने वाले से संधि की जाती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर के साथ संधि किया और संधि शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य
सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना या कार्नेलिया उसका नाम है। तो हेलेना से विवाह करते कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, कौन कौन? काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये चारों प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है संधि शर्तों के अनुसार। संधि हुआ था कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात किसको दिया गया? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया काबुल, कंधार, मकरान और हेरात। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से विवाह किए। और उसी हेलेना से विवाह करने के बाद ये मेगास्थनीज जो था ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो सेल्यूकस निकेटर मेगास्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब भेजे? 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में ही भेजे। तो आपसे पूछेगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कब तक रहा? 298 ईसा पूर्व तक। कब आया? 305 ईसा पूर्व में। और कब चला गया? 298 ईसा पूर्व में। और मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या है? यानी इसका यात्रा वृत्तांत का इंडिका। क्या? इंडिका। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है? मेगास्थनीज का। और तो यही कहता है इंडिका से किसकी जानकारी मिली गई? मौर्य वंश के। अर्थशास्त्र किसकी जानकारी? मौर्य वंश से। अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। उसके बाद है अलबरूनी। तो अलबरूनी द्वारा लिखा गया पुस्तक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत क्या है? किताब उल हिंद। किस भाषा में लिखा गया? अरबी। क्या? अरबी भाषा। किताब उल हिंद की भाषा क्या है? अरबी। किताब उल हिंद की भाषा क्या है? अरबी। और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था 1024 ईस्वी में। 1030 ईस्वी तक रहा। उसके बाद 1030 ईस्वी में चला गया। और किताब उल हिंद इसी का यात्रा वृत्तांत है। और ये याद रखिएगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला, यहाँ लिख देते पुराणों का अध्ययन। पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। पहला मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? पहला मुसलमान अलबरूनी। क्या हो जाएगा? अलबरूनी। अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अलबरूनी था। कौन? अलबरूनी। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। याद रखेगा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन? अलबरूनी। उसको याद रखेगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। 5 का क्वेश्चन कहता है इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 का आंसर सुन लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। कौन? मेगास्थनीज। इंडिका से जानकारी किसकी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। अब देखिए, अब 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम, बी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, और सी में जो दिया हुआ है स्कंदगुप्त, और डी में कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 6ठा नंबर प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए में क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। ये सब गुप्त वंश का था। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम याद रखिएगा, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहले इसका शासनकाल। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या है? तो 319 से 350, 319 से 350 AD तक किसका शासनकाल है? चंद्रगुप्त प्रथम का। ये गुप्त वंश का शासक था। और याद रखिएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इसको क्या क्या कहा जाता है अभी हम ये देखते हैं। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद और हो जाएगा, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक हो गया, एक हो गया। अब दूसरा हो जाएगा महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, महाराजा धीराज।
महाराजा धीराज, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। महाराजा धीराज, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। क्या हो जाएगा? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, यही ना होगा। अगला क्या हो जाएगा? इसने किस संवत की शुरुआत किया? तो गुप्त संवत की। क्या याद रखेगा? गुप्त संवत की शुरुआत किया, गुप्त संवत की शुरुआत, गुप्त संवत, गुप्त संवत की शुरुआत किया, गुप्त संवत की शुरुआत किया। गुप्त संवत की शुरुआत कब किया? तो याद रखिएगा डेट 319 एडी में। कब? 319 एडी में गुप्त संवत की शुरुआत किया। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। किसको? चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ एक जैसा लिखे हैं, ये प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम। कब किया? पहले इसका शासनकाल क्या है? तो 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक। कब से कब तक? 319 से 350 ईस्वी तक किसका शासनकाल है गुप्त वंश में? तो चंद्रगुप्त प्रथम का। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम का। कब से कब तक? 319 से 350, 319 से 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल है। इसी के बाद 350 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल है। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है भारत का नेपोलियन किसको किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन का एनालिसिस करेंगे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक, यहाँ कह रहा है वास्तविक संस्थापक, तो क्या हो जाएंगे? गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। इसी में ब्रैकेट में कर देते, सीधे संस्थापक पूछेगा तो क्या कहिएगा? श्रीगुप्त। संस्थापक पूछेगा, संस्थापक तो क्या कहिएगा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे, जबकि इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। कौन? श्रीगुप्त। उसके बाद है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में महाराजा धीराज किसकी? महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। बार बार बोल रहे हैं, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? क्या गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम। आपसे ज्यादा बार पूछेगा गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो 319 एडी में, यानी 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। कब? 319 ईस्वी में। यही पूछेगा गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? 319 ईस्वी में। जैसे कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था कब? 78 ईस्वी में। कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत किया था ना 78 ईस्वी में। तो वैसे ही गुप्त संवत भी एक कैलेंडर है, जिसको किसने शुरू किया था? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपसे पूछेगा गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने किया? चंद्रगुप्त प्रथम। और कब किया? 319 ईस्वी में। तो शासनकाल देकर पता लगा सकते हैं कि किसने किया होगा, क्योंकि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी में। कब? 319 ईस्वी में। और इधर चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक है? तो 319 से 350। तो आप समझ गए 319 में शुरू हुआ था, तो 319 में शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत की शुरुआत किया था कब? 319 ईस्वी में। कब? 319 ईस्वी में। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? ए नंबर ऑप्शन में इतना क्वेश्चन निकले। देख रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। सब गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? अब देखिए बी नंबर ऑप्शन लिखते हैं इसी का। अब ये 6 नंबर ही क्वेश्चन है, इसका बी नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त। क्या है? इसको बहुत उपाधि, बहुत उपाधि, समुद्रगुप्त को बहुत सारा उपाधि दिया गया है। तो समुद्रगुप्त का शासनकाल देखिए 350 से 375 एडी तक। कब से कब तक है? 350 से 375 एडी तक किसका शासनकाल है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 350 से 375 एडी तक। इसको क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। उसके बाद पूछेगा 100 युद्धों का विजेता। कॉमा देकर लिख रहे हैं सब उपाधि इसको, 100 युद्धों का विजेता,
100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? उसके बाद क्या हो जाएगा? 100 युद्धों का विजेता कविराज, कविराज की उपाधि किसे दिया गया है? 100 युद्धों का विजेता हो गया। तो 100 युद्धों का विजेता, उसके बाद क्या कहेगा? 100 युद्ध, भारत का नेपोलियन किसको शासक कहा जाता है? कविराज, कविराज की उपाधि किसको कहा गया? कविराज, कविराज, कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक क्या हो जाएगा? कविराज। परम भागवत कविराज, उसके बाद परम भागवत, यहाँ परम भागवत कविराज दोनों कर दीजिए। परम भागवत, परम भागवत, परम भागवत एवं कविराज, परम भागवत एवं कविराज, परम भागवत एवं कविराज की उपाधि, कविराज की उपाधि धारण किया, उपाधि धारण किया है, उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक, गुप्त शासक। देखिए क्या कर रहा है? भारत का क्वेश्चन यही ना कर रहा है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो कविराज, परम भागवत, अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक किसे कहा जाता है? इसी का एक और लिख लीजिए, अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता, अश्वमेध कर्ता। इसमें से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। अश्वमेध कर्ता, उसके बाद क्या हो जाएगा? अश्वमेध कर्ता, उसके बाद है विक्रमांक, अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक, विक्रमांक, अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की उपाधि, की उपाधि धारण किया है, उपाधि धारण किया है। कौन? समुद्रगुप्त। देखिए भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। याद रखेगा, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। आपसे ऑब्जेक्टिव में यह पूछेगा, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 350 से 375 ईस्वी तक। कब से कब तक? 350 से 375 ईस्वी तक समुद्रगुप्त का शासनकाल है। और भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो आपसे ये भी ना पूछेगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? तो याद रखेगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को विसेंट स्मिथ ने कहा था। कौन? विसेंट, विसेंट स्मिथ। क्या हो जाएगा? विसेंट स्मिथ। याद रखेगा, कहेगा भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और कहेगा भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा? विसेंट स्मिथ। आपसे ये पूछेगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? विसेंट स्मिथ। कौन? विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था समुद्रगुप्त को। विसेंट स्मिथ। याद रखेगा, किसने? विसेंट स्मिथ। विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बताया। उसके बाद कहेगा 100 युद्धों का विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। 100 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, क्योंकि अपने जीवन काल में 100 से भी अधिक युद्धों को जीता था। 100 से भी अधिक युद्धों को, इसीलिए कहा जाता है 100 युद्धों का विजेता। किसको? 100 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से। ठीक है, तो 100 युद्धों का विजेता हो गया। उसके बाद आपसे पूछेगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? जैसे यहाँ महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, वैसे ही पूछेगा परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला, परम भागवत क्या है? परम भागवत। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? समुद्रगुप्त। उसके बाद कविराज। तो कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है? कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। यही कह रहा है, परम भागवत एवं कविराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? समुद्रगुप्त। जैसे यहाँ महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है, वैसे ही परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त है। और कविराज की उपाधि धारण किसने किया है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? कविराज। कविराज किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। याद रखेगा। उसके बाद अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया है?
अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया है? कहेगा अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण किया? विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया? तो अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि जो धारण किया है कौन? समुद्रगुप्त। इतने सारा उपाधि है। अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया है? समुद्रगुप्त। अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया? समुद्रगुप्त। याद रखिएगा, समुद्रगुप्त अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि धारण किया है। और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और कहेगा सिक्कों पर बीना वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। क्या कहेगा? सिक्कों पर बीना वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। याद रखिएगा, सिक्कों पर बीना वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। तो ये इतना याद रखेगा समुद्रगुप्त से। इतना याद रखेगा चंद्रगुप्त प्रथम से। ठीक है, समुद्रगुप्त का शासनकाल याद रखेगा जरूर, 350 से 375 ईस्वी तक। और सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ये सब उतना नहीं पूछा जाता, लेकिन ये बार बार पूछा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या कहता है? सी नंबर ऑप्शन है क्या? क्या कहते हैं? स्कंदगुप्त। सी में है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल देखिए। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? तो 455 से 467। 455 से 467 एडी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल है। तो स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 455 से 467 एडी तक। 455 से 467 एडी तक इसका शासनकाल है स्कंदगुप्त का। किसका? स्कंदगुप्त का। और याद रखेगा स्कंदगुप्त कौन था? तो हुनों को पराजित किया था। कौन? संपूर्ण एशिया में, संपूर्ण एशिया में, संपूर्ण एशिया में हुनों को पराजित। हुन कौन था? हुन एक विदेशी था। तो हुनों को पराजित करने वाला, हुनों को पराजित करने वाला, हुनों को पराजित करने वाला, हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक। देखिए, आपसे पूछेगा हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? हुन कौन था? तो हुन एक विदेशी था जो भारत पर आक्रमण किया था। तो हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का शासनकाल कब से कब तक है? 455 से 467 ईस्वी तक। 455 से 467 ईस्वी तक स्कंदगुप्त का शासनकाल है। और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। किसको? हुनों को। संपूर्ण एशिया में ही नहीं, यूरोप में भी हुनों को पराजित करने वाला पहला गुप्त शासक कौन? स्कंदगुप्त। ऐसे पूछेगा संपूर्ण एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप में भी हुनों को पराजित करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? स्कंदगुप्त। याद रखिएगा कौन? स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त का शासनकाल पूछेगा 355 से 455 से 467 एडी तक। 455 से 467 एडी तक। ठीक है, उसके बाद है कुमारगुप्त प्रथम। तो देखिए, और ये स्कंदगुप्त जो हुनों को पराजित किया था, इसकी जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? ये भी पूछ लेगा। स्कंदगुप्त से जो संबंधित अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख, ये आपको बेसिक में भी पढ़ाया था। भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? तो स्कंदगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त के बारे में। तो स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ लेख। याद रखेगा, भीतरी स्तंभ लेख। कौन अभिलेख? भीतरी स्तंभ लेख। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन में आइए। देखिए, अब है डी नंबर ऑप्शन। क्या है? डी नंबर। तो डी में दिया हुआ है कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी था कौन? कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। तो कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल देखिए। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल जो हो जाएगा 414 एडी से 414 से 455। कुमारगुप्त प्रथम का ही उत्तराधिकारी था स्कंदगुप्त। और ये कुमारगुप्त था, ये किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी विक्रमादित्य के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम बना। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना था कुमारगुप्त प्रथम। तो यहाँ शासनकाल में कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल लिखे है ना, 319 से 350 एडी तक। ठीक है,
तो 319 से 350 AD तक। उसके बाद बी नंबर में समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त का शासन काल है 350 से 375 AD तक। और फिर 375 से 414 AD तक समुद्रगुप्त का जो बेटा था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त प्रथम का पोता हो गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम का पोता चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल है 375 से लेकर 414 AD तक। तो और चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी बना कुमारगुप्त प्रथम। तो कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन नंबर डी में दिया इसलिए लिखे है। तो कुमारगुप्त प्रथम का जो शासन काल है 414 AD से लेकर 455 AD तक। तो कुमारगुप्त प्रथम जो था चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल बताया ना 375 से 414 AD तक है। तो कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या है 414 से लेकर 455 ईस्वी तक। 414 से 455 ईस्वी तक किसका शासनकाल है, कुमारगुप्त प्रथम का। और ये क्या किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। सबसे उनको विशेषता जो निर्माण करवाया। देखिए कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का क्या कहा, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। यही क्वेश्चन कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम ने किस विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का। आपसे पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था, गुप्त वंश का। किस वंश का, गुप्त वंश का। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। इसका शासनकाल 414 से 455 AD तक। तो इतना सारा जो विशेषता लिखे 6 नंबर क्वेश्चन से, केवल 6 नंबर क्वेश्चन में पूरा बोर्ड भर गया। देखिए तो छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बताया भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, बी। याद रखिएगा 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था, तो विसेंट स्मिथ। किसने कहा था, विसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा था। 100 युद्धों का विजेता समुद्रगुप्त को कहा जाता है। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन, समुद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। कहेगा कविराज किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर बिना वादन करते हुए किस गुप्त शासक को दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को। अश्वमेध करता और विक्रमांक किस गुप्त शासक को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। इसको इतना याद रखेगा, ठीक है। संपूर्ण एशिया ही नहीं, संपूर्ण एशिया में हुनों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त हुनों को पराजित किया। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी स्तंभ लेख से। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल 414 से 455 AD तक है। इसने क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। अब देखिए अब 6 नंबर क्लियर हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा 7वां प्रश्न कहता है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय, और सी में दिया हुआ है अशोक, और डी में दिया हुआ है कनिष्क। तो सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, इनमें क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का था। बी में क्या है, चंद्रगुप्त द्वितीय। हाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद सी में अशोक, अशोक, और डी में क्या है, कनिष्क। क्या है, कनिष्क, कनिष्क, ठीक है। तो देखिए तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के फाउंडर थे, यानी मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक, मौर्य वंश के संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त द्वितीय, ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। कौन, विक्रमादित्य। सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य की उपाधि किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया, उपाधि धारण किया। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। अशोक धाम की शुरुआत किया, धाम, धाम की शुरुआत
किया, कौन? अशोक। उसके बाद कनिष्क, तो कनिष्क क्या हो जाएगा? कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा शक संवत की शुरुआत किया, शक संवत, शक संवत की शुरुआत किया, शक संवत की शुरुआत किया, शक संवत की शुरुआत किया कौन? कनिष्क ने। जैसे वहां गुप्त संवत की शुरुआत किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, वैसे ही शक संवत की शुरुआत किया। तो इस शक संवत की शुरुआत कब किया? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। राजा बनने के उपलक्ष्य में किया था, याद रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन कहता है हमारा, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? तो धम्म की शुरुआत, धम्म महामात्रा को किसने नियुक्त किया था? धम्म महामात्रा को किसने नियुक्त किया था? अशोक। कौन? अशोक ने धम्म महामात्रा को नियुक्त किया था। तो आपसे पूछेगा अशोक किस वंश का शासक था? तो क्या बताइएगा? अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का शासक था। और इसका शासनकाल अगर पूछ दे तो अशोक का शासनकाल 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक है। किसका शासनकाल? अशोक का, सम्राट अशोक का। अशोक को क्या कहा जाता है? देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। कहेगा अशोक का क्या अन्य नाम क्या है? देवानंद प्रिय प्रियदर्शी। किस शासक कहा गया? अशोक को। और कहेगा अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? अशोक को पुराणों में क्या कहा गया? तो याद रखिएगा अशोक वर्धन। क्या? अशोक वर्धन। अशोक को पुराणों में क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। और देवानंद प्रिय प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? अशोक को। अशोक ने धम्म महामात्रा को नियुक्त किया था। तो धम्म की शुरुआत कौन किया? अशोक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का ही पोता था कौन? अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के फाउंडर थे। और कहेगा भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किस शासक को कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। याद रखिएगा भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने का काम किया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। संपूर्ण उत्तर भारत को एक राजनीति के बंधन में बांधने का काम सबसे पहले किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसीलिए भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किस शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौन किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त वंश में चला गया। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश में चला गया। और चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के थे। अशोक मौर्य वंश के। और कनिष्क जो है कुषाण वंश का है। कनिष्क कुषाण वंश का है। और चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का है। तो कहेगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। और सबसे ज्यादा बार ये पूछेगा सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया है? चंद्रगुप्त द्वितीय। यानी सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कुल शासक की संख्या कितनी है? 14। कहेगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कितने हैं? 14। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कुल शासक कितने? 14। उसमें सब में से सबसे लोकप्रिय विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण किया है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो समुद्रगुप्त का बेटा था। कौन? समुद्रगुप्त का बेटा था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह गुप्त वंश का शासक था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। ठीक है, उसके बाद धम्म की शुरुआत अशोक ने किया, ये बता दिए। कनिष्क, तो कनिष्क शक संवत की शुरुआत किया। शक संवत की शुरुआत किसने किया? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। और शक संवत की शुरुआत कब किया? 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम, वो गुप्त वंश का था। कनिष्क कुषाण वंश का है, इसने शक संवत की शुरुआत किया। और शक संवत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में कौन किया था? कनिष्क। ठीक है, याद रखेगा। और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? 322 बीसी में। कब? 322 बीसी में। तो याद रखेगा 7 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया? सम्राट अशोक। यानी 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न देखिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो ये बताने की जरूरत है। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है मनुस्मृति में। याद रखिएगा मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के।
तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के, 8 प्रकार के। और मनुस्मृति क्या है? तो मनुस्मृति जो है हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक कौन है? मनुस्मृति। क्या कहेगा? हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति। और पहले जो कानून चल रहा था मनुस्मृति के अनुसार ही चल रहा था, मनुस्मृति के अनुसार। लेकिन 1927 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया। महाड़ में दलितों का सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में दिसंबर 1927 में मनुस्मृति को जला दिए थे कौन? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपसे पूछेगा मनुस्मृति को किसने जलाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। कब जलाया गया? 1927। कब? 1927। ठीक है। और हिंदू विधि पर आधारित पहली पुस्तक कौन थी? मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना कौन की? महर्षि मनु। कौन? महर्षि मनु। महर्षि मनु ने ही मनुस्मृति की रचना किए थे। और मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 8 का सही आंसर सी। 8 का सी हो जाएगा। याद रखिएगा 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही है। 8 का सही आंसर सी। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो याद रखिएगा महाभारत का युद्ध जो चला था कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। 9 का सही आंसर डी। 9 का सही आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 का डी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ है? हरियाणा में। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला? 18 दिन तक। कितने दिन? 18 दिन तक। किसके बीच? पांडवों एवं कौरवों के बीच। महाभारत का युद्ध किसके बीच हुआ था? पांडवों एवं कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था पांडवों एवं कौरवों के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। जीत किसकी हुई थी? पांडवों की। महाभारत में एक ही वंश के दो भाई आपस में ही लड़ाई किए थे। उसका जो पांडव, एक पक्ष पांडव था, एक पक्ष कौरव था। तो पांडवों एवं कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था, जिसमें जीत हुई थी पांडवों की। इतना याद रखेगा। तो महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। कितने दिन? 18 दिन। कहाँ? कुरुक्षेत्र का मैदान में। कुरुक्षेत्र का मैदान कहाँ है? हरियाणा में। याद रखेगा। तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 8 का सी हो जाएगा, क्योंकि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 8 का सी, 9 का डी। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? बताइए कमेंट में जल्दी से नहीं बताइए। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किससे जाना जाता है? ऑप्शन ए में महाराज शांतनु, बी में है भीष्म, सी में दुर्योधन और डी में शकुनी। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? भीष्म। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को ही गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो क्या कह रहा है? महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? भीष्म को। भीष्म को। याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 का बी, भीष्म। क्या हो जाएगा? भीष्म। भीष्म को ही गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। किसको? भीष्म को। और भीष्म किसका बेटा था? तो महाराज शांतनु के। गायगा महाराज शांतनु के पुत्र थे कौन? भीष्म। भीष्म पितामह किसको कहा जाता है? भीष्म को ही कहा जाता है। गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है। महाराज शांतनु के बेटा कौन थे? भीष्म। महाराज शांतनु के बेटा भीष्म थे। ठीक है, याद रखेगा महाराज शांतनु के बेटा कौन? भीष्म। और ये दुर्योधन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दुर्योधन। तो दुर्योधन कौन था? कौरवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? दुर्योधन। कौरवों में सबसे बड़ा भाई कहेगा तो दुर्योधन हो जाएगा। कौरवों में सबसे बड़ा भाई कौन था? दुर्योधन। और दुर्योधन किसका बेटा था? तो ये किसका बेटा था? गांधारी की। गांधारी की। और कहेगा पिता तो महाराज धृतराष्ट्र, जो राजा थे कौन? धृतराष्ट्र, जो हस्तिनापुर के राजा बने थे उस समय। तो धृतराष्ट्र का बेटा था दुर्योधन, और माता का नाम क्या था? गांधारी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा दुर्योधन की माता का नाम क्या था? गांधारी। दुर्योधन की माता का नाम गांधारी। और दुर्योधन कौन था? तो कौरवों में सबसे बड़ा भाई था। और इसी की वजह से युद्ध हुआ था महाभारत का। शकुनी। तो शकुनी कौन था? दुर्योधन का मामा, यानी गांधारी का भाई कौन था? शकुनी। दुर्योधन का मामा कौन था? शकुनी। दुर्योधन का मामा शकुनी। और भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सुन लीजिए 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गंगा पुत्र के नाम से किसको जाना जाता है? भीष्म पितामह को। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो ये बताने की जरूरत है।
11 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ए में क्या है? हिंदू धर्म। हिंदू धर्म। बी में क्या है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। सी में क्या है? शैव। शैव धर्म। और डी में क्या है? तो जो डी में दिया हुआ है जैन धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से कमेंट में। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। हिंदू बौद्ध धर्म से क्या संबंधित है? तो हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान किस संप्रदाय? बौद्ध धर्म से। और उसके बाद जैन धर्म से श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसको कहा जाता था? जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनको श्वेतांबर, और जो नग्न रहते थे उनको दिगंबर। नग्न रहने वाले दिगंबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध किस धर्म से? जैन धर्म से। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। हीनयान और महायान संप्रदाय का संबंध बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की महाशाखा है। उसके बाद श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म की। तो अशोक जो था हीनयान शाखा का। अशोक कहेगा अशोक बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान शाखा का। अशोक बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? हीनयान शाखा का। कहेगा जबकि कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? तो महायान शाखा का। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का। महायान शाखा का अनुयायी था कौन? कनिष्क। हीनयान शाखा का अशोक। और कहेगा द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है? कनिष्क को। द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। याद रखेगा द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या कहेगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ऑप्शन नंबर डी 11 का सही आंसर डी हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कहता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो ये बार बार भी बताए हैं और अभी भी बता देते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब क्या कहता है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर मार्कर कहाँ गया? मार्कर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा। 11 नंबर तक तो क्लियर हो गया। श्वेतांबर दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर कहता है चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, कब हुई थी, ये सब बता देते हैं। फिर भी बताया है इसे पिछले वाले वीडियो में भी, लेकिन अभी भी बता देते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है 12 का ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अशोक। अशोक दिया हुआ है। अशोक के समय में, तो अशोक के समय में हुआ था तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति, तीसरी सीधे लिखते तीसरी बौद्ध संगति, समझ जाइएगा। ऊपर सीधे लिख देते सब बौद्ध संगति है। यहाँ बौद्ध संगति, अब टॉपिक दे दीजिए बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति, ठीक है, यहाँ बौद्ध संगति। तो यहाँ बौद्ध संगति नहीं लिखेंगे। अशोक के समय हुआ था तीसरी। कब हुआ था? तो 250 बीसी में। कब? 250 बीसी में। कहाँ? आपसे जगह भी पूछेगा तो पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र, याद रखेगा पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। ठीक है, किस तीसरी बौद्ध संगति किसके समय में? अशोक के समय में। कब? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। कहेगा तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्षता कौन किए? मोगलीपुत्र तीस। कौन अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। क्या हो जाएगा? मोगलीपुत्र तीस, इसके अध्यक्षता किए थे। तो ए नंबर ऑप्शन है अशोक। तो उसके बाद बी नंबर में क्या है? देखिए बी नंबर में है कालाशोक। क्या है? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। कालाशोक इसके समय में हुआ था दूसरी बौद्ध संगति। दूसरी बौद्ध संगति। और कब हुआ था? तो दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 बीसी में। कहाँ हुआ? तो ये भी याद रखेगा कहाँ हुआ था दूसरी बौद्ध संगति? कहाँ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में।
वैशाली में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साबा कर्मी। कौन? साबा कर्मी। साबा कर्मी इसकी अध्यक्षता किए थे। साबा कर्मी हम सब बताएंगे। इधर कॉमा दे देकर लिख रहे हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन क्या है? सी में दिया हुआ है क्या? अजात शत्रु। अजात शत्रु। अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के समय में हुआ था पहला बौद्ध संगति हुआ था। कब हुआ? 483 BC में। 483 BC में कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। कौन? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद डी में देखिए, डी में क्या है? डी में होगा कनिष्क। 3 हो गया था। डी में क्या होगा? कनिष्क। इसके समय में हुआ था चौथी। कब हुआ? तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी। ईस्वी के प्रथम शताब्दी में कहाँ हुआ? तो कुंडलवन। कहाँ? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र। कौन? वसुमित्र। देखिए अब चारों बौद्ध संगति लिख दिए ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहता है? चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? तो यहाँ लिखे चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के समय में हुआ? कनिष्क के समय में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई। कब हुई थी? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कब हुई थी? ये पूछेगा कब हुआ था? चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगति हुआ। किसके समय में? कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। स्थान पूछेगा, कहेगा चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ? कुंडलवन कहाँ? कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए। कहेगा चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता कौन किए? वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में। कब हुआ? ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। कहाँ हुआ? कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चौथी तक क्लियर हुआ। अब देखिए ऑप्शन सी में अजात शत्रु। तो अजात शत्रु के समय में क्या हुआ? अजात शत्रु के समय में पहला बौद्ध संगति हुआ। सबसे पहले अजात शत्रु किस वंश का शासक था? अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला वंश हर्यक वंश था। याद रखिएगा, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला जो पहला वंश था हर्यक वंश था। और हर्यक वंश का शासक था कौन? अजात शत्रु। और हर्यक वंश का संस्थापक पूछे तो बिंबिसार। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अजात शत्रु। तो पहला बौद्ध संगति जो हुआ था किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। तो पहला बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? अजात शत्रु के समय में। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कब? 483 ईसा पूर्व में। पहला बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में। कहेगा स्थान पूछेगा कहाँ हुआ? राजगिरी में। राजगिरी कहाँ है? बिहार में। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ? राजगिरी बिहार में। उसके बाद पहला बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। पहला बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। पहला बौद्ध संगति देखिए, पहला बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु हर्यक वंश का था। पहला बौद्ध संगति कब? 483 ईसा पूर्व में। किसके समय में? अजात शत्रु के समय में। कहाँ हुआ? राजगिरी में। राजगिरी क्या है? बिहार में। पहले बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? महाकश्यप। कौन? महाकश्यप। अब देखिए सी नंबर ऑप्शन क्लियर हुआ। अब बी में क्या है? कालाशोक। क्या है? कालाशोक। तो दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के समय में। कहेगा दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। कब? 383 ईसा पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक के समय में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था, याद रखिएगा। और दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुआ? कालाशोक के समय में। और कहेगा स्थान कहाँ था? तो दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली बिहार में। वैशाली में, बिहार में। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? साबा कर्मी। कौन?
साबाकर्मी। याद रखेगा दूसरी बहुत संगति का अध्यक्षता कौन की है? साबाकर्मी। कौन? साबाकर्मी। दूसरी बहुत संगति कब हुआ? 383 ईसा पूर्व में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। किसके समय में? कालाशोक के समय में। कालाशोक किस वंश का? शिशुनाग वंश का। दूसरी बहुत संगति कहाँ हुआ? वैशाली में। वैशाली कहाँ? बिहार में। दूसरी बहुत संगति के अध्यक्ष कौन थे? साबाकर्मी। कौन? साबाकर्मी। ठीक है। तीसरी बहुत संगति, ऑप्शन नंबर ए है अशोक। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। अशोक मौर्य वंश का था। अशोक के समय में तीसरी बहुत संगति। कहेगा तीसरी बहुत संगति किसके समय में? अशोक के समय में। किसके समय में? अशोक के समय में। कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। कब? 250 ईसा पूर्व में। कहेगा तीसरी बहुत संगति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र बिहार में। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। पाटलिपुत्र बिहार में तीसरी बहुत संगति हुआ। कहेगा तीसरी बहुत संगति कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कौन? मोगलीपुत्र तीस। याद रखेगा तीसरी बहुत संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। तीसरी बहुत संगति कब हुआ? 250 ईसा पूर्व में। किसके समय में? अशोक के समय में। अशोक मौर्य वंश का शासक था। कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र है बिहार में। ठीक है, याद रखेगा। उसके बाद क्या आएगा? तीसरी बहुत संगति का अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। कौन? मोगलीपुत्र तीस। तो चारों बहुत संगति क्लियर हो गया ना? तो चारों बहुत संगति है। क्वेश्चन क्या कहता है? 12 नंबर, चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के समय में आयोजित किया गया था? तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके समय में? कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 का सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, स्थान सब बता दिए। ठीक, तो 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए अब है 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन कहता है दीन ए इलाही संबंधित है किससे? तो दीन ए इलाही किससे संबंधित है? देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है बाबर, बी में दिया हुआ है हुमायूं, सी में अकबर, डी में औरंगजेब। तो क्या हो जाएगा? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? ए में क्या है? बाबर। ए में बाबर, बी में का, बी में हुमायूं। क्या है? हुमायूं। और सी में अकबर। अकबर। डी में औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। भाग्यशाली। अकबर दीन ए इलाही शुरू किया, बहुत चीज शुरू किया। अकबर बहुत खतरनाक था। अकबर जजिया का समाप्त किया, ये सभी समाप्त किया था अकबर। अच्छा भी था। अकबर दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था, उसके बाद जजिया का समाप्त किया, तीर्थ यात्रा का समाप्त किया। तो अकबर यहाँ पर लिखिए दीन ए इलाही, क्वेश्चन यही पूछ रहे हैं। तो अकबर दीन ए इलाही, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही धर्म शुरू किया। दीन ए इलाही धर्म को, दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था कौन? अकबर। दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया अकबर। दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया कौन? अकबर। कब किया? 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में। औरंगजेब मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। इसको यहाँ रखिए, आलम मंदिर तोड़ने का आदेश यही रहने दीजिए। मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। मंदिर तोड़ने का ऑर्डर दिया। मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। कब? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। तो क्या कहता है? दीन ए इलाही संबंधित है किससे? तो ऑप्शन नंबर तो सी हमारा सही हो जाएगा। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। सुन लीजिए 13 का सही आंसर सी हो जाएगा। दीन ए इलाही संबंधित है अकबर से। किससे? अकबर से। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया। कह रहा है दीन ए इलाही धर्म को शुरू कौन किया? अकबर। कब किया? 1582 ईस्वी में। कहेगा दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया? अकबर। कब? 1582 ईस्वी में। कहेगा दीन ए इलाही धर्म को किसने शुरू किया था? अकबर। दीन ए इलाही धर्म को कब शुरू किया गया? 1582 ईस्वी में। कब? 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया गया था। कब? 1582 ईस्वी में। और आपसे पूछेगा दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल।
दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल। दीन इलाही धर्म को शुरू कौन किया? अकबर। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। दीन इलाही को शुरू कौन किया? अकबर। कब शुरू किया? 1582 में। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? बीरबल। ठीक, बीरबल। उसके बाद बाबर। तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। कब स्थापना किया? 1526 ईस्वी में। पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। हुमायूं का अर्थ क्या होता है? भाग्यशाली। हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली। और आपसे ऐसे भी पूछेगा नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। नसीरुद्दीन किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? हुमायूं को। जहीरुद्दीन बाबर को। जलालुद्दीन अकबर को। ठीक है। दीन इलाही धर्म को शुरू किया अकबर 1582 में, बता दिए। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। कहेगा मंदिर तोड़ने का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया? औरंगजेब। कब दिया? 1665 ईस्वी में। कहेगा औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया? 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया? 1665 ईस्वी में। याद रखेगा औरंगजेब को आलमगीर एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। कहेगा आलमगीर एवं जिंदा पीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? औरंगजेब को। ठीक है। औरंगजेब काफी अच्छा था, नैतिकता औरंगजेब का जो नैतिकता था काफी अच्छी थी, इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर एवं आलमगीर कहा जाता। ठीक, तो 13 नंबर तक क्लियर हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 14वां प्रश्न कह रहा है हमारा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था यार? 14 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 14 का ए में दिया हुआ है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ए में शाहजहां। क्या? शाहजहां। क्या? शाहजहां। बी में क्या है? तो बी में मोहम्मद शाह। क्या है? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। सी में क्या है? तो सी में दिया हुआ है औरंगजेब। औरंगजेब। और डी में क्या है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। देखिए तो शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास। ठीक है, शाहजहां के समय में। मोहम्मद शाह को क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। क्या हो जाएगा? रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह। उसके बाद औरंगजेब। तो औरंगजेब को अभी बताया मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था। यहाँ देखिए आलमगीर। आलमगीर और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर और जिंदा पीर। आलमगीर और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। याद रखेगा। बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। तो 14 नंबर क्वेश्चन यही कहता है भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा भारत का अंतिम मुगल बादशाह जो था वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए शाहजहां। तो शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। किसके समय में? शाहजहां के समय में। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। याद रखेगा। और मोहम्मद शाह तो कहेगा रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा। याद रखेगा रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। उसके बाद आलमगीर और जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर एवं जिंदा पीर किसे कहा जाता है? औरंगजेब को। आलमगीर एवं जिंदा पीर किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। याद रखेगा आलमगीर और जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। 1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया।
1857 की क्रांति के बाद मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति में के समय ही बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? तो हुमायूं के मकबरा से। कहाँ से? हुमायूं के मकबरा से। याद रखेगा तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक, तो 14 नंबर तक किसी कोई दिक्कत है नहीं ना? स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास शाहजहां का समय में हुआ। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जजिया किससे लिया जाता था? तो जजिया कर क्या था? जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। जजिया कर क्या था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर क्या था? जजिया कर। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया है देखिए, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बी में बुद्धिजीवियों से, और सी में सैनिकों से, और डी में जिमियों से। तो क्या हो जाएगा? जिमियों से। ऑप्शन नंबर डी 15 का क्या हो जाएगा? डी। डी में क्या है? जिमियों से। जिमियों से, जिमियों से लिया जाता था। जजिया किससे लिया जाता था? जिमियों से। जजिया किससे लिया जाता था? जिमियों से। जजिया कर क्या था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया कर कहलाता था। लिया जाता था किससे? जिमियों से। किससे? जिमियों से। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 15 का डी नंबर ऑप्शन सही। 15 का क्या हो जाएगा? डी। 15 नंबर ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। जजिया कर किससे लिया जाता था? जिमियों से। तो देखिए, आज रहने दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन था, क्लियर किए। ये बात मत सोचिएगा कि 15 ही वो पूछे पड़े, 1.5 घंटा में 15 ही प्रश्न पड़े। नहीं, 15 प्रश्न नहीं, 1.5 घंटा में लगभग 150 से अधिक प्रश्न पढ़ लिए। 150 से भी अधिक प्रश्न पढ़े 15 नंबर 1.5 घंटा में। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। कल हम लोग 16 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। ठीक है।